हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ग्राफ के कंसेप्ट के बारे में कुछ और डिटेल में आपसे बातें करूंगा। साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्राफ के बारे में कुछ और बातें करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ते हैं और उसी बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को फाइंड करते हैं और उसमें ग्राफ का क्या रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि एक लीनियर इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप सबने पढ़ा हुआ है कि एक लीनियर इक्वेशन जो हमारा होता है वो इस स्ट्रक्चर में होता है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं यहां से y की वैल्यू को बाकी x और कांस्टेंट के टर्म में लिखूं तो मुझे कुछ y इज इक्वल टू कुछ ऐसा मिलेगा, माइनस सी माइनस ए एक्स बाई बी एंड बाई बी। ओके, अगर मैं इस पूरे टर्म को एक नाम दूं, इसको पूरे टर्म को एक नाम दूं, तो मुझे कुछ इस स्ट्रक्चर की इक्वेशन मिलेगी। अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज नथिंग बट दिस इज टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आगे की क्लासेस में चल करके हम लोग इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोले या इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं उसको, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बट इन एम और सी का इम्पैक्ट क्या है और एक्स और वाई है क्या, इनका ग्राफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में चलिए हम लोग कुछ बातें करते हैं। तो अगर हम लोग पहला एक ग्राफ ले, बिल्कुल सिंपल सा, y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स की बात करूं, एक ग्राफ मैं लेता हूं। चलिए, ये मेरा 1 2 3 मैंने यहां ले लिया। सिमिलरली 1 2 3, और जब ग्राफ प्लॉट करने की बारी आएगी तो जब जहां x इज इक्वल टू 1 वहां y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0 इट मींस y इज इक्वल टू 0, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल करके आएगी। जो हम लोग जानते भी हैं कि हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है इक्वेशन का ग्राफ। अब मैं अगर बात करूं कि मैं x के कोफिशिएंट को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करूं, x के कोफिशिएंट को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करूं, मैं ले लेता हूं एक और ग्राफ y इज, ये मेरा ग्राफ जो था वो किसका था, y इज इक्वल टू एक्स का था, y इज इक्वल टू एक्स का था। अब मैं एक और ग्राफ ले रहा हूं y इज इक्वल टू 2x का, y इज इक्वल टू 2x का। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x का। और अगर मैं y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ लूंगा, इट मींस जब मैं y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो मुझे y इज इक्वल टू 2 मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 पे मुझे y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ये पहला पॉइंट यहां मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 पे x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 ही होगा, x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू 4 मिलेगा और y इज इक्वल टू 4 समथिंग यहां कहीं होगा। ठीक है, और जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये किसका होगा ग्राफ, ये होगा y इज इक्वल टू 2x का। ठीक है, अच्छा एक चीज और बात करते हैं, एक चीज और बात ये करते हैं कि हम लोग अगर y के कोफिशिएंट को बढ़ाते हैं तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर y के कोफिशिएंट को मतलब यहाँ b की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि मैं यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ 2y इज इक्वल टू एक्स, 2y इज इक्वल टू एक्स, 2y इज इक्वल टू एक्स लेने का ये मतलब है कि y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि y के कोफिशिएंट को बढ़ाना ये शो करता है कि हम x के कोफिशिएंट को घटा रहे हैं। चलिए अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं
तो मुझे ग्राफ का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा मिलने वाला होगा कि जब मैं x इज इक्वल टू 0 लूंगा तो मुझे y इज इक्वल टू 0 मिलेगा, मुझे पहला पॉइंट यही मिलेगा। जब मैं x इज इक्वल y इज इक्वल टू क्या लूंगा, 1 लूंगा, तो मुझे x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 1 पे x इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ये मुझे ग्राफ यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो कुछ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ होगा, 2y इज इक्वल टू x। थोड़ा सा कंसंट्रेशन दिखाइए, अभी आपको बहुत अच्छी सी बात क्लियर होने वाली है ना। ये हमारा y इज इक्वल टू 2x हो गया, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग बात किस बारे में कर रहे थे, इस m के बारे में, क्योंकि हम y के कोफिशिएंट को बढ़ा रहे थे, इट मीन्स हम m की वैल्यू को घटा रहे थे। x के कोफिशिएंट को बढ़ा रहे थे, इट मीन्स हम m की वैल्यू को क्या कर रहे थे, x के कोफिशिएंट को बढ़ा रहे थे, तो m की वैल्यू को बढ़ा रहे थे। इस चीज को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, y इज इक्वल टू x/2। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम लोग x के कोफिशिएंट को घटाते हैं, x के कोफिशिएंट को हम लोग जैसे जैसे घटाते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आता है, उसका इम्पैक्ट ये आता है, कि x के कोफिशिएंट को घटाने या बढ़ाने पर जैसे जैसे हम कम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कम है तो इसकी एक्सेस से डिस्टेंस कम है, मतलब एक्सेस की तरफ स्लोप ज्यादा है, झुकाव ज्यादा है, और बढ़ाया स्लोप थोड़ा सा, सॉरी कोफिशिएंट को बढ़ाया स्लोप थोड़ा कम हुआ, और बढ़ाया स्लोप और कम हुआ, y एक्सिस से डिस्टेंस पास होती गई। तो जैसे जैसे हम x एक्सिस के कोफिशिएंट को बढ़ाते जा रहे हैं, ग्राफ y एक्सिस की तरफ भागता चला जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे हम y की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, ग्राफ x की तरफ भागता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये जो b है और a है, ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस की तरफ कितना ज्यादा बेंट हो रहा है, कितना झुक रहा है। ओवरऑल हमारा ये m डिसाइड करता है, क्योंकि m को बढ़ाना मतलब x के कोफिशिएंट को बढ़ाना और y के कोफिशिएंट को घटाना। तो जो m है यही हमारा क्या डिसाइड करता है, ग्राफ का स्लोप डिसाइड करता है। स्लोप मींस झुकाव, ठीक है। झुकाव डिसाइड करता है, स्लोप डिसाइड करता है इन रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्स, ठीक। दूसरी चीज, एक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी चीज मैं ये डिसाइड करना ये कंफर्म करना चाहता हूं कि c का क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पर। तो इसके लिए हम एक और नया ग्राफ लेंगे कि हमने जब लिया y इज इक्वल टू x का ग्राफ आपने देखा हुआ है। अब मैं y इज इक्वल टू x प्लस 3 ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू को बढ़ाता हूं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा था। y इज इक्वल टू x प्लस 3 का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो देखिए कैसा बनेगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 1 2 3, sorry, this is 2, this is 3, this is 4, ओके। तो कुछ कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, सॉरी ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे और जहां पे हमें ग्राफ प्लॉट करना भी बाकी है। तो अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेता हूं, x की वैल्यू को मैं 0 लेता हूं तो मुझे y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। तो मेरा पहला पॉइंट कहां होगा, यहां होगा, ठीक है। x की वैल्यू को अगर मैं y 0 कब आएगा, जब मैं x इज इक्वल टू -3 लूंगा, है ना। तो x इज इक्वल टू -3 समथिंग 1 2 3 यहां पर होगा। तो मुझे ये ग्राफ कहां, ये पॉइंट कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो मेरा जो ग्राफ बन करके आएगा वो कुछ ऐसा बन करके आएगा, ठीक है। जबकि हमारा जो ग्राफ अभी हमने y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाया था वो कैसा बन करके आया था, वो कुछ कुछ ऐसा बन करके आया था, ठीक। तो कुछ हुआ नहीं, ये ग्राफ हमारा क्या हो गया, सब कुछ सेम है, बस ये पूरा पूरा ग्राफ लिफ्ट कर गया ऊपर की तरफ 3 यूनिट से। और 3 यूनिट से लिफ्ट करने का मतलब ये कहां पे, इधर भी स्विच किया 3 यूनिट। तो इसने क्या डिसाइड किया कि हमारा y इज इक्वल टू 0 था और अब y इज इक्वल टू 3 है। तो इसने ओवरऑल हमारी इंटरसेप्ट को डिसाइड किया।
वाई एक्सिस पर बने हुए इंटरसेप्ट को डिसाइड किया। तो ये जो सी है ये हमारा इंटरसेप्ट को डिसाइड करती है, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट इंटरसेक्ट करके जा रहा है ये लाइन। ठीक है, तो अभी आपको ये पता लग गया होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो हमारा ये लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं उसको एक नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये वाई एक्स सी एम क्या क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एम स्लोप का रोल प्ले करता है और ये मेरे इंटरसेप्ट का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें अभी आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है। ठीक है, कैसी कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी डिसाइड होती है और नेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। अब हमारे पास दो इक्वेशन होंगे जब भी हमें मिलता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 is equal to 0. One more equation, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ठीक है, अब यहां पर हमारे पास हम सब कुछ ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होना है आप सब जानते हो कि a1 b1 और c1 से a1 b1 स्लोप डिसाइड करेंगे और c1 इंटरसेप्ट डिसाइड करेगा। तो अगर हमारे किसी इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम अगर कोफिशिएंट्स के बीच में उनके स्लोप का रेशियो निकालें, मतलब रेशियो मतलब उनका स्लोप किस डायरेक्शन में जा रहा है ये निकालें, तो ये निकालने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होंगे। तरीके क्या होंगे कि हम a1 a2 b1 b2 ये क्या करेंगे, स्लोप को डिसाइड करेंगे, c1 और c2 इंटरसेप्ट को डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले चीजें हम देखते हैं कि a1 a2 और b1 b2 में क्या रिलेशन हो सकता है। तो अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस कंडीशन ने क्या किया, इसने ये किया कि पहले सिस्टम का अगर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में a1 को मान लेते हैं स्लोप है। ठीक है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ग्राफ का स्लोप क्या है, और a2 उसी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में दूसरी इक्वेशन की ग्राफ का स्लोप क्या है। इन दोनों का जो रेशियो है, ऐसे ही वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ का स्लोप है उन दोनों का जो रेशियो है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। मतलब दोनों के स्लोप का जो स्लोप जो है एक्स और वाई एक्सिस के एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो इक्वल नहीं है। कहने का मतलब हमारा अगर पहला ग्राफ यहां से जा रहा है, ठीक है, तो दूसरा ग्राफ हो सकता है किसी और जगह से जा रहा हो, कुछ ऐसा जा रहा हो, क्योंकि ये दोनों के स्लोप इक्वल नहीं है। किसी एक का स्लोप ये मान लेते हैं मेरे पहले इक्वेशन का स्लोप है और ये मेरे दूसरे इक्वेशन का स्लोप है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स टू वाई, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम नहीं है। अगर दोनों का रेशियो सेम होता तो उसकी कंडीशन कुछ और होती। ठीक है, वो भी हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। तो ऐसी कंडीशन है जो स्लोप सेम नहीं है, ठीक है, स्लोप सेम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि कोई एक लाइन ऊपर से जाएगी थोड़ा सा, कोई एक लाइन नीचे से जाएगी, है ना, कोई एक लाइन ऊपर से जाएगी कोई एक लाइन नीचे से जाएगी। मे भी हो सकता है यहाँ इंटरसेक्ट ना करे लेकिन आगे जाकर के कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही जाएगी, और डेफिनेटली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि आप सभी जानते हो, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया भी था कि अब तीन कंडीशन हमारे पास होती है, तो पैरेलल होगी या फिर कोई इंसाइड कर जाएंगी या फिर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो मैं पहली कंडीशन पे अब पहुंचा हूं कि जहां पर अगर स्लोप सेम नहीं है, दो रेलवे के ट्रैक अगर किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे हैं, सेम स्लोप पे नहीं जा रहे हैं, या कोई भी चीज अगर आप ले लो, दरवाजे का दो कॉर्नर ले लो, अगर वो सेम स्लोप पे नहीं जा रहा है दोनों कॉर्नर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, फिर वो आगे निकलेगा और ये पीछे निकलेगा। तो इस जो पॉइंट पर निकला वो क्या है, यही इसका सोल्यूशन है। ग्राफिकल मेथड में हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में
जो हम अगर ये कंडीशन फॉलो होती है a1 अपॉन e2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमारा ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा, हमारा नेचर कैसा होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, वो हमेशा यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है, वो कैसी कंडीशन होगी, वो यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि यूनिक मतलब एक सोल्यूशन। आप भी जानते हो कि लीनियर इक्वेशन जब हम एक पेयर लेते थे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हमको मिलते थे, लेकिन इस बार पेयर ऑफ एक लीनियर इक्वेशन लेते थे तो बहुत सारे हमें सॉल्यूशंस मिल जाते थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते थे। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। कंडीशंस और भी है। अब कंडीशंस और क्या क्या है कि अगर हमारा स्लोप इक्वल है तो क्या क्या बन सकता है। अगर हमारा स्लोप इक्वल है तो हमारे पास क्या क्या चीजें बन सकती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा स्लोप इक्वल है तो ये कंडीशन बनेगी कि a1 अपॉन e2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। स्लोप इक्वल है। अब स्लोप इक्वल है इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हमारी क्या है कि a1 अपॉन e2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 c1 अपॉन c2। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, a1 अपॉन e2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब चलिए जरा हम इन दोनों कंडीशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि अगर a1 अपॉन e2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल हैं तो मैंने अभी आपको समझाया है कि ये दोनों डिसाइड क्या करते हैं, स्लोप। इट मींस स्लोप का रेशियो सेम है। इट मींस व्हाट कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इन दोनों का जो स्लोप है वो सेम है, मतलब एक ही एंगल से होते हुए सब जा रहे हैं। अब एक ही एंगल से होते हुए जा रहे हैं और इंटरसेप्ट का भी रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या कि एक ही पॉइंट से होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इस लाइन ने भी उतना ही इंटरसेप्ट बनाया है, इस लाइन ने भी उसी इंटरसेप्ट बनाया है। मे भी हो सकता है कि कहीं आगे से स्टार्ट हुआ हो, कहीं पीछे से स्टार्ट हुआ हो। अगर वो ग्राफ आगे से स्टार्ट हो पीछे स्टार्ट हुआ तो एक्सटेंड करने पर वहीं से जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये होगा कि ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि पहले लाइन का ग्राफ मान लीजिए हमारा यहां से जा रहा है, ठीक है, तो क्योंकि स्लोप हमारा इक्वल है तो दूसरे लाइन का भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसी कहीं स्लोप में जाएगा और इंटरसेप्ट भी इक्वली बना रहा है, तो जो दूसरी लाइन है वो भी कहीं ना कहीं इसी पर से जा रही होगी, तो इसी पे कोइंसाइड करेगी, है ना। अब ये हमारा लाइन 2 हो जाएगा और ये हमारा लाइन 1 हो जाएगा। और इस लाइन के बारे में मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बन जाएंगे जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, आपस में मिल रही होंगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। चलिए इस कंडीशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, अब इसमें क्या है, इस कंडीशन में फिर आपको पता है a1 a2 और b1 b2 स्लोप तो इक्वल है बट इंटरसेप्ट का रेशियो सेम नहीं है। कहने का मतलब इंटरसेप्ट, अगर ये वाली लाइन का रेशियो है, ये कुछ इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पर कहीं कुछ और बना रही है तो C2 कुछ और बना रही है, एक लाइन ऊपर से जाएगी एक लाइन नीचे से जाएगी, लेकिन जो एंगल है एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में या स्लोप जो है वो हमारा, आगे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि जो स्लोप होता है वो कहीं ना कहीं tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम उतनी डेप्थ में अभी जाएंगे नहीं। अभी मैं आपको इतना बता चुका हूं कि ये दोनों स्लोप को डिसाइड करते हैं। तो अगर हमारा स्लोप सेम है लेकिन इंटरसेप्ट डिफरेंट है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर एक लाइन कहीं यहां से जा रही होगी तो दूसरी जो लाइन होगी वो स्लोप तो सेम लेकर के जा रही होगी लेकिन इंटरसेप्ट डिफरेंट बनाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों लाइन आपस में हमेशा पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी क्यों, क्योंकि इनका स्लोप सेम है, ये एंगल सेम बना करते हुए जाएंगी, बस
इंटरसेप्ट अलग बनाएंगे। अगर इंटरसेप्ट अलग बना रही हैं और स्लोप सेम है, इसका मतलब आगे कितना भी एक्सटेंड कर दो ये पैरेलल ही रहेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और अगर इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नो सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि हम लोग कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम लोग कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, a1 अपॉन e2 अगर b1 upon b2 की इक्वल नहीं, if a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2 then it will give us a unique solution. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 also is equal to c1 upon c2 then it means the pair of linear equation having infinite number of solution. And if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, what does it mean? The pair of linear equation having no solution. तो आई होप अभी आपको ये बात जरूर क्लियर हो गई होगी कि यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन की कंडीशंस क्या क्या हैं और कैसे ये बिहेव होता है ग्राफ का, क्यों ऐसा ही होता है। बहुत सारी बुक्स में ये रूल्स लिखे हुए हैं कि आप इस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 करोगे तो आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तीसरी कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो आपको नो सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन रीजन क्या है, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है या फिर नहीं भी समझ में आया है, कहीं पे अभी भी डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके सजेशन दें कि मुझे कहाँ पे आपको आपके डाउट को क्लियर करना है, जिससे मैं आने वाली वीडियोस में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो सो लेट्स टॉक अबाउट what are the condition and what are the results. So if two lines are intersecting at a single point, means if the graph of the two linear equation they intersect at a single point, then the solution will be unique. अगर दो linear equation के ग्राफ किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन बोलेंगे। एंड इन दैट केस द पेयर ऑफ linear equation इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ऐसी कंडीशन में इसे हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। इस तरह के linear equation को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। नाउ सेकंड कंडीशन, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल होंगी दोनों लीनियर इक्वेशन की तो क्या होगा, इन दैट कंडीशन द इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन। इस कंडीशन में इक्वेशन के पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इन दैट केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इस कंडीशन में लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। नाउ कोइंसिडेंट लाइन, अगर दो लाइन कोइंसाइड कर जाएं किसी दो लीनियर इक्वेशंस की तो क्या होगा, in that case the pair of linear equation will have infinite number of solution होंगे and the pair of linear equation is consistent and dependent। इस कंडीशन में से consistent और dependent बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन जहां पर हमें कोई सोल्यूशन मिल जाए उससे हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट है, और जहां पर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, जहां पर नो सोल्यूशन की कंडीशन आएगी, ऐसा पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्राइटेरिया क्या है। सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने जो भी कुछ सीखा है उसके बारे में इतना ही सीखा है कि हमारे पास पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड होते हैं। ग्राफिकल मेथड के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। अलजेब्रिक मेथड के बारे में भी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हमारे पास जो मेथड बच रहा है वो एक मात्र मेथड है जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो लेट अस बिगिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। चलिए, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगे। पहला होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Now thing is what कि इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को
समझने के लिए जिस मेथड का यूज किया गया, इसके पीछे जो एक टर्मिनोलॉजी, जो कंसेप्ट यूज हुआ, वो कहीं ना कहीं क्लास 11 की मैट्रिक्स चैप्टर से आता है, ठीक है, और जिसे आप लोगों ने अभी तक समझा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी मैं आपको मैट्रिक्स तो नहीं समझा सकता, हाँ ये जरूर समझा सकता हूँ कि उसका फंडा क्या है, कैसे हम लोग उसको करते हैं, है ना। हम लोग रो कॉलम मेथड यूज करते हैं इसमें। तो हम लोग करेंगे क्या कि बहुत सिंपल सा मेथड है कि जब हम लोग कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करना है यहाँ पे, एक्स के लिए, वाई के लिए और कांस्टेंट टर्म के लिए, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले जब हम लोग एक्स के लिए टर्म्स इकट्ठा करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलने वाला क्या होगा, हम एक्स के टर्म्स को पूरा इस ऐसे इकट्ठा कर लेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 को इस फॉर्म में, ठीक है। और इसका तरीका ये होता है मैट्रिक्स का कि कुछ कुछ हम ऐसा लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म के लिए z तो नहीं, कांस्टेंट टर्म के लिए हम लोग 1 यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको मैट्रिक्स मेथड का बस एक तरीका बता रहा हूँ, वैसे मैं आपको इसका डेरिवेशन करके दिखा दूंगा, बिना इस तरीके से भी हम लोग लगा सकते हैं इसको, सीधे फॉर्मूले से भी, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हम लोग थोड़ा सा यूज कर लें इसमें। तो अभी एक्स के कोफिशिएंट कौन कौन है हमारे लिए, वो है a1, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। मैट्रिक्स मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने का तरीका ये होता है कि एक रो और एक कॉलम जिसके लिए हम टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, उसको यहां इस तरह से लिखते हैं, एक्स, पहली चीज हमारी प्लस में होती है, पहली रो का एक्सपेंशन, दूसरा माइनस में होता है और तीसरा प्लस में होता है, ठीक है। तो जिसके लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, पहले एक्स को रो और एक्स के कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमें मिलेगा क्या है यहां से, b1 c2, कुछ कुछ इस तरीके से ये दो एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। और हम लोग को यूज कैसे करना है इसे, b1 c2 यहां से यहां का मल्टीप्लाई, b1 c2 माइनस b2 c1, b2 c1, ठीक है, इज इक्वल टू का रिलेशन आएगा। जब हम लोग y के लिए कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास तरीका क्या होगा, हम y के रो और y के कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है। तो y के रो और y के कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास बचेंगे कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहां से हमें a1 से c2 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और इनको यहां से, तो मिलेगा क्या, a1 c2 माइनस a2 c1, फिर से हमें क्या मिलेगा, a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू, अब हम लोग कांस्टेंट के लिए इकट्ठा करेंगे, तो कांस्टेंट के लिए जब हम लोग इकट्ठा करेंगे टर्म्स को, तो उसमें क्या होगा, हम कांस्टेंट वाले रो और कांस्टेंट वाले कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रो कांस्टेंट कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या हमें मिलने वाली, ये वाली रो और ये वाली कॉलम मिलेगी, ये वाली अगर हमने रो कॉलम छोड़ दी तो ये दोनों मिलेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, a1 b2 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। और y के साथ हमें माइनस लेना था, ठीक। तो अब हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई आगे करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, आप किन्हीं दो को, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी,
तो हम फर्स्ट से लास्ट को कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट से लास्ट को जब आप कंपेयर करोगे इन दोनों को, तो आप देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाली है। यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये हमें x की वैल्यू मिल गई। जब मैं y की वैल्यू को कंपेयर करूंगा, इन दोनों को आपस में कंपेयर करूंगा, तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी और वो होगी y इज इक्वल टू A1 C2, क्योंकि माइनस y इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है, ये माइनस y इज इक्वल टू A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। और जब ये माइनस हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, तो ये हो जाएगा A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो ये हमारे x और y की वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, वेयर A1 A2 B1 B2 C1 C2 दे आर द कोफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, तो ये तो हो गया हमारा वो मेथड जो हम लोगों ने सीखा नहीं है, सिर्फ अभी एक तरीके से समझ लिया है किसी तरह से रट करके कि इस तरह के सेट करनी होती है वैल्यूज हमें। चलिए, अगर आप लोग मैट्रिक्स पे इतना ध्यान ना दें तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और वो दूसरा तरीका क्या होगा कि हमारे पास देखिए इक्वेशन होगा दो, एक होगा A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मेथड से आया। हम लोग क्या करेंगे, बस अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, हम लोग पहले x के लिए कोफिशिएंट इकट्ठा स्टार्ट करेंगे। x के लिए आप लोग टर्म लिखो, x को छोड़ करके यहाँ सीधे लिख दो B1 B2। आपको सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, बिल्कुल इस तरीके से आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हो। और यहाँ से C1 C2 भूल जाओ मैट्रिक्स का मेथड, इसलिए कोई प्लस माइनस नहीं, सीधे मैं y लगाता हूँ। जब y लगाऊंगा तो y के लिए मुझे टर्म क्या मिलेगा, y को छोड़ करके आपको क्या मिल रहा है, A1 A2 C1 C2। C1 C2 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लिख दो यहाँ पर A1 A2। और अब कांस्टेंट टर्म 1 के लिए आप करेक्ट करोगे तो 1 वाले टर्म को छोड़ोगे तो आपको मिलेगा A1 A2 और B1 B2। A1 A2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिखो B1 B2। ठीक, अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली लाइन बनाना स्टार्ट कर दो। लाइन आप जानते हो कैसे बनती है, ऐसे बनाते हैं इधर से, ये वाली इधर से, यहाँ से सिंपली ऐसे यहाँ से, और इसी ऑर्डर में जैसे आपने लाइन बनाई है, ये एरो बनाया है, इसी एरो के डायरेक्शन में आप इनको अरेंज करना स्टार्ट कर दो। अरेंज कैसे करोगे आप, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 E2 या फिर A2 C1 भी बोल सकते हो आप, A2 C1 माइनस A1 C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन
यहां से देखिए आप 1 अपॉन क्या होगा, A1 B2 A1 यहां से मुझे मिलेगा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो अब यहां से आप x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं जैसे आप निकालते हुए आए हैं अभी तक। तो x की वैल्यू के निकालने के लिए आप इन दोनों को कंपेयर कर लो और y की वैल्यू निकालने के लिए आप इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो जब मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी यहां से, तो मुझे यहां से x मिलेगा कितना, यहां से मुझे x इज इक्वल टू मिलेगा क्या, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। y इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, E2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए, ये तो हम लोगों ने दोनों तरीके सीख लिए निकालने के। अब जरा देखते हैं क्या दोनों में कोई फर्क है। ये देखिए आपके सामने दोनों स्क्रीन पर है। x की वैल्यू जो मुझे, y की वैल्यू जो मुझे मिली है वो मुझे मिली है A2C1 माइनस A1C2, A2C1 माइनस A1C2, A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1। x की वैल्यूज को भी देख लेते हैं, B1C2 माइनस B2C1 और A1B2 माइनस A2B1। यहाँ भी सेम चीज है। तो ये हमारे समझने का फेर है। आपको जिस तरीके से इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। मैट्रिक्स मेथड की आदत डालनी है तो डाल लो, क्योंकि आपके फ्यूचर में वही काम आने वाला है। ठीक है, वरना आप इस तरीके से भी अरेंज करके सिंपली लिख सकते हो। ठीक, मेथड दोनों सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, बस एक तरीका है समझने का जो अलग है कि उसमें मैंने माइनस लगा दिया था, उसे मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया था और इसमें मैंने नहीं लिखा। तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। A1 A2 B1 B2 C1 C2 दे आर नथिंग बट दे आर द नंबर्स। हमेशा आपको इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में मिलेगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब हमें अलजेब्रा की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। अच्छा, यही फॉर्मूला हम लोग और भी तरीके से निकाल सकते हैं। दिस इज नॉट द ओनली मेथड, हम लोग एक और तरीके से भी निकाल सकते थे इसको। चलिए उस पर ही बात कर ही लेते हैं और ये वीडियो में इसके बाद खत्म ही हो जाएगा और कोई टॉपिक से बचा नहीं है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं अगर हम लोग, तो कि अगर हमारे पास इक्वेशन है A1 x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। चलिए चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फॉर्मूले निकाले हैं एक्स और वाई के, क्या वो कुछ अलग हैं क्या। तो उसके लिए हम लोग एक मेथड पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों ने क्या किया था कि एलिमिनेट किया था वेरिएबल्स को। तो हम लोग इसी एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। और एलिमिनेशन मेथड को यूज कैसे करते हैं कि हम किसी न किसी वेरिएबल को इक्वल बनाते हैं उसके कोफिशिएंट को। ये x1 है और ये x ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं से उसको इक्वल बनाते हैं। तो इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम चलिए एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल अगर बनाते हैं तो हमें क्या करना होगा, इस वाले इक्वेशन में मुझे A2 से मल्टीप्लाई करना होगा पूरे इक्वेशन में, और इस वाले इक्वेशन मुझे A1 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। जब भी कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जब दोनों को प्राइम नंबर्स होते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके कोफिशिएंट इसमें, और इस कंडीशन से हमें क्या मिल जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इसको करने के बाद हमें ये वाला इक्वेशन जो मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, A1 A2 x A1 A2 x प्लस B1 A2 y B1
E2 y प्लस C1 E2 इज इक्वल टू 0। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर मिलेगा E1 E2 x प्लस E1 B2 y प्लस E1 C2 E1 C2 इज इक्वल टू 0। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आपको एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे एक को, तो ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। साइन चेंज हो रहा है, माइनस यहाँ भी होगा, माइनस यहाँ भी होगा। इन दोनों में से आपको कॉमन क्या मिलने वाला है, B1 E2 और A1 B2 में से मुझे y कॉमन मिल जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर जो रह जाएगा वो होगा B1 E2 माइनस A1 B2 A1 B2 y is equal to, sorry not is equal to, this time प्लस, मतलब प्लस कहेंगे यहाँ पे, प्लस C1 E2 प्लस C1 E2 माइनस A1 C2 A1 C2 इज इक्वल टू 0। इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से मुझे मिलेगा B1 E2 माइनस A1 B2 y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस में A1 C2, और इधर मैं इसको ट्रांसफर करूं तो C1 E2, ठीक है। और y इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, A1 C2 माइनस C1 E2 अपॉन B1 E2 माइनस A1 B2, ठीक है। तो ये मुझे मिल गए y की वैल्यू, और ये वही चीज है जो हम लोगों ने अभी निकाली है उस वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय रिप्लेसिंग द y, सॉरी बाय एलिमिनेटिंग द y, तो हमें x की भी वही वैल्यू मिल जाएगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है।